देश को जवाब दो में आपका एक बार फिर स्वागत है। बातचीत का सिलसिला शुरू करने के लिए एक बार फिर से मैं आपके बीच में हाजिर हूं। और शाम होते होते खबर जो बड़ी आई वो थी गुजरात की तरफ से, और जिसकी तरफ आपकी नजर लगातार बनी हुई है। और वहां से क्या डेवलपमेंट है, अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, इस पर तमाम सारी अटकलें हैं। अगले एक सवा घंटे हम आपके साथ जो डिस्कस करने वाले हैं वो यही कि किसके पासे में सबसे ज्यादा नंबर हैं और कौन इस पूरे समीकरण में सबसे सटीक और अगला मुख्यमंत्री यानी रेस में सबसे ज्यादा नंबर किसके हैं। इसी पर कुछ बातचीत का सिलसिला होगा। हालांकि जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया आप उससे भली बात वाकिफ हैं। प्रक्रिया यह है कि पार्लियामेंट्री बोर्ड जिस पर मोहर लगती है दिल्ली में, उसके बाद विधायक दल की बैठक जो कि कल सुबह हो सकती है, जिस पर अंतिम मोहर लगती है और उसके बाद मुख्यमंत्री बन जाता है। ये सारी प्रक्रिया है, लेकिन इसके बीच में तमाम परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है, यानी वो चीजें जो सबसे ज्यादा किसी के पक्ष में जाती हैं और वो कौन सी चीजें जो मुख्यमंत्री बनने में उसके कहीं कहीं मुश्किलात पैदा करती हैं। इन्हीं पर आज बातचीत होगी। लेकिन एक सवाल जो सबसे बड़ा सवाल वो ये कि आखिर अकस्मात था ये फैसला या सोचा समझा हुआ फैसला है, और इन सब के पीछे क्या बात है कि जो अगले साल चुनाव होने हैं वो जो चुनाव है उसमें वो स्थिति ना बने जो पिछले 5 साल पहले जब गुजरात के चुनाव हो रहे थे तब खड़ी हुई थी। यानी उस चुनाव में बहुत सारी चीजें, बहुत महत्वपूर्ण चुनाव था पिछला वाला जो 5 साल का वो जो चुनाव था, उसमें बहुत सारी चीजें की गई थी और बहुत सारी तिकड़म थे और बहुत सारे समीकरण लगे थे। वो सारी चीजें अभी से सुधार की जा रही हैं। क्या कुछ गलत रहा, क्या कुछ अच्छा रहा, 5 साल पूरे होते होते बदल दिया तो क्या था, ये सारी बातों पे आज चर्चा भी होगी। लेकिन हाँ, सबसे बड़ा सवाल जो मैं लगातार आपके सामने रख रहा हूं वो यही है कि किसके पक्ष में जाता हुआ दिख रहा है ये फैसला। इस पर जरूर चर्चा करेंगे, लेकिन हाँ, विपक्ष के बगैर बात बनती नहीं है क्योंकि मुद्दा वो जरूर उठाते हैं। तो हमारे साथ जो आज हैं डॉक्टर श्रद्धा राजपूत, बीजेपी का पक्ष रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। सुरेंद्र राजपूत हमारे साथ जुड़ेंगे लखनऊ से, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जपन पाठक वरिष्ठ पत्रकार हैं हमारे साथ और वो वहां से जुड़ रहे हैं, थैंक यू सो मच जपन जी। जनक दवे गांधीनगर से हमारे साथ जुड़ेंगे, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच जनक। और विक्रांत यादव जी हमारे सहयोगी अभी गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से दिख रहे हैं, जहां पे कुछ दिन पहले ये सवाल टटोला जा रहा था। गाजियाबाद में हमारे हैं और वहां पे हमारे सहयोगी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया विक्रांत, थैंक यू सो मच। जनक दवे अगर हमारे साथ हो तो सबसे पहले हम वहां पे जानना चाहेंगे, और विक्रांत यादव, दोनों जो हमारे सहयोगी। विक्रांत, ये जो मैंने एक सवाल रखा कि आखिर ये सोची समझी चीज थी जो पिछले 5 साल पहले जो चुनाव में तमाम गुजरात का चुनाव था उसमें बहुत लास्ट मोमेंट में बहुत सारी चीजें करी गई, वो हम सारे लोग उससे वाकिफ हैं। उन चीजों से बचने के लिए बहुत सारे लोग करें, कोरोना में परफॉर्मेंस को लेकर बहुत सारी चीजें हैं। और पिछली बार जो पाटीदार था वो क्या कमजोर हो गया है, गुजरात में नए समीकरण बने हैं, इस पे एक छोटा सा आपका विश्लेषण, देन आई विल प्रोसीड टुवर्ड्स माय गेस्ट। देखिए प्रतीक, एक चीज जब विजय रूपानी को मुख्यमंत्री बनाया गया था, आपको याद होगा कि अगस्त 2016 में ऐसे ही वो अचानक मुख्यमंत्री बने थे जैसे अब अचानक उन्हें मुख्यमंत्री पद छोड़ना पड़ा है। तब भी चुनाव में 1 सवा साल बाकी था जब आनंदीबेन की जगह विजय रूपानी को कमान दी गई थी, और अभी भी चुनाव में 1 सवा साल बाकी है जब उनको हटा करके अब दूसरा मुख्यमंत्री राज्य को मिलने जा रहा है। तो एक तरह से उन्होंने 5 साल की समय सीमा तो पूरी की है अपने जो एक मुख्यमंत्री की होती है, लेकिन 1.25 साल वो पिछला टेन्योर था और 1.25 साल पहले करीब उन्हें छोड़ना पड़ा है। दूसरी बड़ी बात कि निश्चित तौर पर बहुत ही चौंकाने वाला भी फैसला रहा, क्योंकि लगातार ये कयास जरूर चलते रहे थे कि गुजरात में कुछ ऐसा होने जा रहा है, लेकिन कहीं से भी कोई ऐसी पुख्ता जानकारी सामने नहीं आ रही थी। आज अचानक से ये खबर भी तब आई जब राज्यपाल के पास पहुंचे और तब ये पूरा मामला साफ हुआ कि बीजेपी ने इतना बड़ा फैसला ले लिया है। दूसरी बात प्रतीक, क्योंकि प्रधानमंत्री
मुख्यमंत्री लंबे समय तक गुजरात के मुख्यमंत्री रहे हैं, उनका स्टेट रहा है, और पिछली बार जिस तरीके का नतीजा आया था, कम से कम उसने बीजेपी को काफी कुछ सोचने को मजबूर किया था। और उसके बाद बीजेपी ने राज्य में तमाम तरह की योजनाएं और कई प्रयोग भी किए थे। तो इस बार जो ये 1.25 साल पहले चुनाव से ये प्रयोग किया गया और नया मुख्यमंत्री जिसको लेकर के अभी केवल कयास ही लग रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री की जो काम करने की शैली है वो कोई ना कोई ऐसा फैसला जरूर लेते हैं जो चौंकाने वाला होता है। नाम भले ही चल रहे हैं, लेकिन ऐसा हो सकता है कि कोई ऐसा चौंकाने वाला नाम सामने आए जिसके बारे में अभी सोचा ना गया हो। और गुजरात तो उनका उनका गृह राज्य है, तो इसमें और ज्यादा उम्मीद है कि इस तरीके के मैं आपकी इस बात से बिल्कुल सहमत हूं। जो बात मैंने कही, जो पिछली बार चुनाव हुआ वो बहुत महत्वपूर्ण, वो वहीं आज का जो बदलाव है वो पिछले 1 साल पहला जब चुनाव हो रहा था उस पे जाता है, वहीं पे जाती है, सारी पॉइंट्स वहीं जाते हैं कि लास्ट मोमेंट में वहां पे उन्होंने बहुत सारी चीजें करी थी। तो क्या वो कुछ चीजें अब ठीक करी जा रही हैं, उन पे चीजों की जो एक्सपेरिमेंट था वो लास्ट मोमेंट में ना हो, अभी चेंज करा जाए, और वो जो दिक्कतें आई थी पिछले चुनाव पे वो खड़ी ना हो, इन सारी चीज़ों को नज़र होगा। लेकिन मैं विक्रांत एक सवाल आपसे जरूर जानना चाहता हूँ बहुत जल्दी से। आपका जो दांव है, यानी आपकी जो पासे में जो सबसे ज़्यादा नंबर हैं वो किसके नंबर पे जाते हैं? मनसुख मांडविया, नितिन पटेल, गोवर्धन झाड़फिया का नाम भी चल रहा है, CR पाटिल का भी नाम चल रहा है, प्रफुल्ल पाटिल का भी नाम चल रहा, पटेल का नाम चल रहा, आपके नंबर किसके सबसे ज़्यादा, आप किसको दे रहे हैं? देखिए प्रतीक, ये बहुत ही मुश्किल परीक्षा में आप फंसा रहे हैं, और चूंकि ये प्रधानमंत्री का गृह राज्य है और जिस तरीके के उनके चौंकाने वाले फैसले रहे हैं, मैं इसमें कोई दाव नहीं खेलना चाहूंगा। हाँ, अपने दर्शकों को ये जरूर बताएंगे कि प्रतीक ने जो नाम बताए हैं वो नाम चल रहे हैं, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि जो प्रधानमंत्री की काम करने की शैली है, अगर कोई चौंकाने वाला नाम आ जाए तो भी ज्यादा अचरज नहीं होना चाहिए। राइट सर, थैंक यू। आप लगातार मेरे साथ बने रहिए विक्रांत। बीजेपी कवर करते हैं, हमारे सहयोगी हैं, वरिष्ठ सहयोगी हैं हमारे, और बीजेपी पर बड़ी बारीक और माइन्यूट नजर रखते हैं। इन्होंने ये पांचों नाम जो मैंने 5 नाम लिए, इन 5 के अलावा कहा कि हो सकता है कोई अलग नाम हो। गांधीनगर से मैं सीधे चलूंगा। जनक दवे जो गुजरात की राजनीति पे बिल्कुल नब्ज पे कहना चाहिए उनके हाथ रहता है, और वो जनक दवे हमारे साथ मौजूद हैं। जनक, जो आखिरी सवाल मैंने इनसे पूछा वो पहला सवाल आपका है। आपके मुताबिक, क्योंकि लोगों की अब क्यूरियोसिटी यही है, वो जानना चाहते हैं, बाकी विश्लेषण में तो बीजेपी कांग्रेस बैठी है, सुरेंद्र राजपूत लखनऊ से ही बातचीत कर लेंगे गुजरात की पूरी, और तमाम सारी बातें बताएंगे। लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं जनक, आपसे कि इन 5 नाम जो मैंने गिनाया वो आपको मालूम है सारे 5 नाम, इन 5 नाम में, 4 नाम में, और अगर पहले मैं कहूं कि आप सिर्फ 2 नाम चुनिए, वो कौन से 2 नाम है जो लगता है कि गुजरात के मैकेनिज्म, डायनेमिज्म और उसके गति देने में बिल्कुल, और जहां तक केंद्र है उसके हिसाब से बिल्कुल ठीक बैठते हैं? वो 2 नाम कौन हो सकते हैं आपके मुताबिक? देखिए, ये बेहद मुश्किल सवाल आपने जिस तरीके से विक्रांत को पूछा, मेरे लिए भी मुश्किल इसलिए है, 20 साल से मैं यहाँ पर गुजरात की राजनीति में नज़र रखा हुआ हूँ और नरेंद्र भाई की कार्यशैली को भी बेहद नज़दीक से देखा है। तो गुजरात में जब वो फैसले लेते हैं तो उनके फैसले जो लोग विचार जो होते हैं लोगों के, उससे बिल्कुल विपरीत ही होते हैं। कुछ ऐसा कैलकुलेटिव अरिथमेटिक वो लेके आते हैं कि जिसके बाद लोग सोचने पर मजबूर होते हैं। उनका अमूमन ये होता है कि लोग पहले अरिथमेटिक लगा लेते हैं, उसके बाद आप मुझे 4 सवाल पूछेंगे, उसमें मैं आपको मैथमेटिक्स गिनाऊंगा कि इसके लिए ये प्लस पॉइंट है, ये प्लस पॉइंट है, ये प्लस पॉइंट है। जब नया नाम आएगा तब वापिस हम उस बात को चर्चा करेंगे, यार ये नाम तो हमने चर्चा नहीं किया था, माइनस पॉइंट। जनक, मेरा अगला सवाल यह है कि जब विजय रूपाणी साहब को चुन रहे थे तो मैं था वहीं अहमदाबाद में था, आप भी मैं मौजूद थे, तो उसके बाद का जो समय रहा उसके मुताबिक, आपके मुताबिक वो कहां तक खरे उतरे? जिस लिए चुना था उनको, उस चीज को मकसद कहां तक हल हुआ? और अब जो बदलाव है वो किस कारण है, और वो क्यों और कहां पे नजर लगता है कि उसको फिल कोई कर सकता है? जातिगत समीकरण है, पॉलिटिकल बैलेंस है, नई ऊर्जा है, नई उमंग है, नया तेवर है, नया आदमी है, नई शख्स है, तो वो कहां बैठता है? जनक। बिल्कुल, देखिए प्रतीक, 2016 में जब इनको ये जिम्मेवारी दी गई और आनंदीबेन यहाँ गए, पाटीदार आंदोलन उनके लिए गले की फांस बना, और उसके बाद उनको नई जिम्मेवारी के तौर पर विजय रूपाणी को बिठाया, और वो चुनाव
2017 में प्रतीक आप खुद गुजरात के हर कोने में घूमे हैं, चाहे आप डांग गिन लीजिए, दाहोद गिन लीजिए, जूनागढ़ गिन लीजिए, कच्छ गिन लीजिए, आपने सब जगह जाके उस चीज़ों को देखा है, परखा है, क्या स्थितियाँ थी। इनफैक्ट मेरे से ज़्यादा आप वहाँ पर घूमे थे, तो उस समय पर आकलन जो था, अमित भाई यहाँ पर बैठे थे, बावजूद विजय भाई रूपानी और यहाँ नितिन पटेल की सरकार को कितनी मुश्किल हुई। 99 सीटें आई थी, जब 97 का आंकड़ा चला जा रहा था, उस समय यहाँ धड़कने, यहीं से मैं लाइव कर रहा था, आप मुझे सवाल पूछ रहे थे स्टूडियो से, धड़कने तेज हो गई थी बीजेपी की कि अगर ये 91 से नीचे चला गया तो क्या होगा, क्योंकि 91 वो मैजिक फिगर है जो हर बार बीजेपी कभी इससे बहुत ज्यादा ही पाई है। लेकिन 2017 के बाद जिम्मेवारी दी गई। इस सरकार के लिए अच्छा क्या रहा था, बदलना जरूरी था। एक अच्छी बात थी, वो समय का इंतजार कर, एक अच्छी बात ये सरकार के लिए थी कि कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा था। आप पहले के कार्यकाल में गिन लीजिए न, विजय रूपानी के, या उसके बाद के ये 4.5 साल के 4 साल के कार्यकाल को गिन लीजिए, एक भी दाग करप्शन का सीधा तौर पे नहीं लगा। ऐसे में बदलना जरूरी था, आक्रामक तेवर जरूर लाना सीएम के तौर पे था। अब दूसरी बार वो मौका नहीं देना चाहते, एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहते थे कि अगर ये गलत पड़ गया 2022 का चुनाव तो वो भारी पड़ सकता है, क्योंकि पीएम मोदी और अमित शाह का ये गृह राज्य है, यहाँ पर एक्सपेरिमेंट होते हैं, लेकिन एक्सपेरिमेंट ऐसे भी ना हो जो बीजेपी के लिए तकलीफ खड़ी कर दे। तो ऐसे में नए सीएम के तौर पर, आक्रामक सीएम के तौर पर जिस व्यक्ति को लाना, ये समय जो लंबा चला, ये समय जो लंबा चला, कभी मैं आपके और विक्रांत में आप दोनों से, क्योंकि लंबा समय मेरा भी वहीं गुजरा है रिपोर्टिंग करते हुए, कि नाम लेने से बचते हैं, क्योंकि नाम इसलिए क्योंकि लगता है कि चीजें एनालिसिस के जरिए आए तो ज्यादा बेहतर है। मैंने 5 नाम इसलिए लिए क्योंकि वो चर्चा में है। ये बात सच है कि आक्रामक जब आप कहते हैं तो मनसुख मांडविया नया भी दिखते हैं, ऊर्जा भी दिखती है और सब कुछ दिखता है, वो नाम नजदीक दिखने लगता है। बदलना जरूरी था, वो डायनामिज्म, वो बदलाव इसलिए क्योंकि एक नई ऊर्जा और तमाम सारे वो इल्जाम जो कि साहब परफॉर्म नहीं कर पाए या उस पर कोरोना के पीरियड में, उससे बचा जा सकता है। और सबसे बड़ी चीज है जिसका जिक्र आप कर रहे थे जनक, वो सूरत जिसने बचाया, वो सूरत वाली स्थिति ना हो जाए जिससे पिछले चुनाव में, और जिससे बचा जाए वो लास्ट मोमेंट में जो सूरत ने बिल्कुल मार्जिनली आप निकलते हुए नजर आए, वो चीजें ना खड़ी हो, इसलिए टीम में कहीं बदलाव की जरूरत है। ये दोनों बहुत सारी चीजें एनालिसिस में आएंगी। जपन पाठक जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़े हैं, जोरेंद्र राजपूत और डॉक्टर श्रद्धा राजपूत। मैं आपके पास डॉक्टर श्रद्धा राजपूत, मैं आना चाहता हूं, बदलाव क्यों जरूरी था, बीजेपी की एनालिसिस आप बताएंगी, क्यों जरूरी था, अंत समय क्यों बदला। लोगों ने कहा कि आपने उत्तराखंड में भी बदलना चाह रहे थे, और चर्चा तो कई राज्यों में थी, लेकिन आपने गुजरात में बदल दिया। डॉक्टर श्रद्धा राजपूत। म्यूट किया हुआ है आपने, डॉक्टर साहब आपने म्यूट किया हुआ ऑडियो। आ रहा है आवाज भाई साहब मेरा? जी आ रही है, आवाज आ रही है, जी आ रही है, जी आ रही है, जी आ रही है, आवाज आ रही है, बोलिए। जी मैं बता रही हूँ। पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी एक कार्यकर्ताओं की पार्टी है, संगठन की पार्टी है। जैसे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बोलते हैं कि एक रिले दौड़ है, एक इंसान दूसरे इंसान को रिले देता है, विकास का काम होता रहता है, संगठन का काम होता रहता है, और हर सरकार के अंदर जो भी हमारी पार्टी दायित्व देती है, जिन लोगों को भी मुख्यमंत्री बनाती है, वो लोग अपने कार्यकाल के अंदर बहुत ही अच्छा काम करते हैं और आगे ये रिले किसी और को देते हैं, और जो विकास की गति है वो आगे चलती रहती है। गुजरात के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी तो तत्कालीन मुख्यमंत्री भी गुजरात के रहे हैं। उसके बाद हमारी जो पहली महिला प्रधानमंत्री भी गुजरात को दी गई है बीजेपी की ओर से, आनंदीबेन पटेल जी हो, विजय रूपाणी जी हो, इन सभी के कार्यकाल में गुजरात ने हमेशा एक प्रोग्रेस किया है, काफी प्रोग्रेसिव स्टेट रहा है। और हम सब जो भी है, जो पार्टी जिस तरीके से उनको आगे पार्टी की विचारधारा को, राजनीति को, सरकार को, संगठन को लेके जाती है, पार्टी की पार्लियामेंट्री बोर्ड ने जो डिसीजन किया है वो पार्टी के परिप्रेक्ष्य में किया हुआ है। तो इसमें ऐसा नहीं होता है, हर इंसान, हर नेता, कार्यकर्ता जो है अपना अच्छे से अच्छा इनपुट देता है, और इस तरीके से संगठनात्मक व्यवस्था से पार्टी चलती रहती है। तो कहीं जरूरी हो सकता है बदलना, जरूरी हो डॉक्टर श्रद्धा, कहीं जरूरी नहीं हो सकता है ना बदला जाए। वहां एक जगह हो सकता है सिर्फ चर्चा भर हो, वहां बदलना जरूरी ना हो, चर्चा हो। मैंने आपसे कहा ना कि हर कार्यकर्ता और हर नेतागण हमारे यहाँ कार्यकर्ता है,
और ये कार्य निरंतर चलता रहता है। हमें जब जहां पे हमारी पार्टी में सिखाया जाता है कि हर कोई व्यक्ति हर किसी पद के लायक है, लेकिन जिस समय पर जिस व्यक्ति की उपयोगिता जहां जिस तरीके से होती है, पार्टी का ये सामूहिक डिसीजन होता है, पार्लियामेंट्री का अबाधित अधिकार होता है। ये कोई परिवार की पार्टी नहीं है, कोई क्षेत्रीय पार्टी नहीं, किसी एक व्यक्ति की पार्टी नहीं है। ये पार्टी जो है वो भारत की संस्कृति को रिप्रेजेंट करती हुई पार्टी है, और इसके अंदर हमेशा जहां पे गुजरात स्टेट की वेलफेयर देखी राइट मैम, राइट डॉक्टर साहब, आई एम कमिंग, डॉक्टर साहब आई एम कमिंग। सुरेंद्र राजपूत परिवार की पार्टी नहीं है, और हम तय करते हैं, हमारी कार्यकर्ताओं की पार्टी हम तय करते हैं हिसाब से, और मुझे लगा कि इस समय बदलने की जरूरत है, नए चेहरे के लाने की जरूरत है, ऊर्जा संगठन को जरूरत है तो ले आए वो शख्स जो संगठन और पार्टी को साथ लेके चल सके, ऐसे शख्स की जरूरत है तो ले आए जी। और सबसे बड़ी बात तो उदाहरण वो स्वयं मुख्यमंत्री देते हैं, खुद पढ़ के कहते हैं कि नए उत्साह नए ऊर्जा के साथ संगठन में काम करना चाहते हैं। कांग्रेस में तो अभी पंजाब में हम देख रहे थे, पता नहीं क्या क्या हो रहा था जी। सुरेंद्र राजपूत नहीं हाँ प्रतीक भाई, वही बात है ना, कहते हैं कि लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार तुम्हारा है। क्या बात इस है? दौर के फरियादी जाए तो कहां जाए, सरकार तुम्हारी है, दरबार तुम्हारा है। अरे भाई, अब उनके तो पार्टी का मामला है, अपनी पार्टी का मामला है, उन्होंने बदल दिया, अब उनकी पार्टी का मामला बदल दिया उन्होंने। एक मिनट प्रतीक भाई मैं आपसे तो उम्मीद कर ही सकता हूं, और एंकरों से नहीं करता कि बीच में, अगर आपने तो बिल्कुल जो बात आपने कही, हम तो हमेशा आपको सर माथे पर रखते हैं। जी बोलिए। मैं आपसे दो बातें कह रहा हूं। देखिए आज कितनी मजेदार चीज हो रही है कि पिछले 6 महीने में भारतीय जनता पार्टी अपने 4 मुख्यमंत्री बदल चुकी है, और मीडिया में वो मास्टर स्ट्रोक कहे जा रहे हैं। और पिछले 6 महीने में कांग्रेस के ऊपर कितने प्रहार किए जा रहे हैं वो भी आपके सामने। 6 महीने में 4 मुख्यमंत्री अगर हम बदल देते तो आज मीडिया हमारे पीछे कितनी पड़ी होती, ये आपके सामने है। इस पे मुझे कुछ ज्यादा नहीं कहना। अरे भाई बीच में मत, ये कौन बोल रही है बीच में, मैं देख नहीं पा रहा हूं। एक बात। दूसरी बात, आप एक चीज को जान लीजिए कि पिछले 7 सालों से लगातार गुजरात में एक पपेट चीफ मिनिस्टर होता है, जिसका रिमोट कंट्रोल केंद्र के हाथ में होता है, श्री नरेंद्र मोदी जी के हाथ में होता है, और थोड़ा बहुत श्री अमित शाह जी के हाथ में होता है। आप कितने भी चीफ मिनिस्टर बदल लीजिए, कुछ भी बदल लीजिए आप, सच बात यह है कि जो गुजरात में असफलताएं हैं वो श्री नरेंद्र मोदी जी के सर है। जो गुजरात की कोरोना की मृत्यु है वो श्री नरेंद्र मोदी जी के सर है। जो विजय रूपाणी जी ने कहा कि यहाँ कोरोना में मृत्यु नहीं, ये क्या हो रहा है? सुनिए डॉक्टर श्रद्धा राजपूत, 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 हाँ जी सुरेंद्र राजपूत। पूरी की पूरी गुजरात की सरकार पपेट है, सोनिया गांधी के पपेट है, और रिमोट कंट्रोल से चला। अच्छा ऑडियो श्रद्धा जी राजपूत जी, श्रद्धा जी, सुरेंद्र जी, ऑडियो डाउन, आराम से, बहुत आराम से शो में करेंगे, बहुत एनालिसिस। आज तो कोई ज्यादा हल्लाबाजी की जरूरत भी नहीं है। सुरेंद्र राजपूत जी एक सवाल का जवाब दीजिए। अगर कोई कार्यकर्ता बड़ी समझदारी से, तो ये बताइए मुझे बोलने क्यों नहीं दिया जा रहा है? अच्छा बोल लीजिए आप, 10 सेकंड और, कोई नहीं बोलेगा, 10 सेकंड और। सुरेंद्र राजपूत जी 10 सेकंड आपके लिए और। अजीब मजाक है, भारतीय जनता पार्टी की अजीब थेथ रही है। अरे नहीं, आप बोलिए, चलिए 10 सेकंड और वो करते हैं। अच्छा बोल लीजिए आप 10 सेकंड, आप बोलिएगा मत, श्रद्धा जी मत बोलिएगा। भारतीय जनता पार्टी रिमोट कंट्रोल से चलती है, जिस तरीके से ये चाहे कोरोना काल की क्या नाम ज्यादतियां हो, मौतें हो, और चाहे बाकी असफलताएं हो गुजरात की सारी असफलताओं के एकमात्र अगर कोई जिम्मेवार है तो वो रिमोट कंट्रोल से सरकार चलाने वाले श्री नरेंद्र मोदी जी। आप एक नहीं 20 चीफ मिनिस्टर बदलिए। एक बात। दूसरी बात, श्रद्धा राजपूत, अब मैं आपको बोलने नहीं दूंगा, आपकी बारी में ध्यान रखिएगा। तीसरी बात, आप एक चीज और समझ लीजिए, CR पाटिल जो आपका प्रदेश अध्यक्ष है, पुलिस इंस्पेक्टर रहते हुए 107 मुकदमे उनके ऊपर है, 107 मुकदमे। विजय रूपाणी जी और क्या नाम ये
सीआर पाटिल साहब, ये दोनों को बताना होगा कि कोरोना काल में रेमडेसिविर की कालाबाजारी सीआर पाटिल के यहाँ से जो रिपोर्ट की रेमडेसिविर मिले तो कहां से हुई, ट्रीटमेंट ले इन सारी ठीक है। चीजों के जवाब में बिल्कुल। इस्तीफा। सुरेंद्र राजपूत जी, ऑडियो सारी चीजों के दोनों लोग जवाब में बड़े आराम से, बड़े आराम से, बड़े आराम से, बहुत सुरेंद्र राजपूत जी, सुरेंद्र राजपूत जी, अब सवाल है। आपराधिक राइट, सुरेंद्र राजपूत जी, की जनता जवाब देगी। बिल्कुल बिल्कुल। अब सवाल है, आप इनको नहीं चुप कर पा रहे हैं। मैं बिल्कुल चुप कर रहा हूं। डॉक्टर श्रद्धा राजपूत, डॉक्टर श्रद्धा राजपूत, बड़े आराम से। आश्चर्य हो रहा है। नहीं, बिल्कुल आश्चर्य नहीं। आवाज तो म्यूट कर नहीं सकते। मैंने आवाज म्यूट करी, म्यूट आप सिर्फ किसी के नहीं कर सकते, हम किसी के नहीं करते। डॉक्टर, दोनों की ऑडियो डाउन, दोनों की ऑडियो डाउन, बड़े आराम से। आवाज किसी की नहीं बंद की जा सकती। मैंने सवाल रखा था सुरेंद्र राजपूत जी, सुरेंद्र राजपूत जी, सुरेंद्र राजपूत जी, सुरेंद्र राजपूत जी, बड़े आराम से। सुरेंद्र राजपूत जी, आवाज नहीं बंद की जा सकती, बड़े आराम से मेरी बात सुनिए। अगर कोई कार्यकर्ता, और अगर सुरेंद्र राजपूत जी आवाज आ रही ना आपको, बड़ी शालीनता के साथ। और सवाल यह है कि अगर कोई कार्यकर्ता, अगर कोई मुख्यमंत्री आदेश का पालन करता है और इस्तीफा दे देता है तो उसे कहा जाता है रिमोट कंट्रोल। और कोई बगावत कर देता है पंजाब में और एक के साथ दूसरा खड़ा हो जाता है, तो मुझे नहीं मालूम वो क्या है, रिमोट कंट्रोल है या बगावत है या डेमोक्रेसी है या प्रजातंत्र है। जो छत्तीसगढ़ में होता है वो मुझे नहीं मालूम क्या होता है। तो सवाल तो यह कि आईना अगर आप दिखा रहे हैं तो आईना तो आपको भी देखना पड़ेगा ना। अगर खुलेआम लड़ाई है पंजाब में हो रही है, बिल्कुल बिल्कुल सर, और अगर वहां पे कोई कार्यकर्ता कहता है कि मैंने सहर्ष अपना इस्तीफा दिया, अब मुझे संगठन में काम करना है, या तो कोई इससे बड़ी लाइन खींचिए और मुझे बताइए, नहीं तो सवाल जो आपने कहा कि पपेट वाला वो वापस ले लीजिए। जी सुरेंद्र राजपूत। मैं आपको मैं जवाब देता हूं। लोकतंत्र प्रतीक भाई हिटलर शाही से नहीं चलता है। मतभेद लोकतंत्र की स्वाभाविक प्रक्रिया है। आप में और मेरे में मतभेद यहां है, तक तमाम पहुंच जाए चीजों पार्टी में। तोड़ देंगे। क्या इसका मतलब हम दोस्त यहां तक नहीं पहुंच हैं? जाएंगे पार्टी नहीं, टूट बीच में जाएगी। मत बोलिए। नहीं पता क्या भाई, ये तो बात है, मेरा तो प्रेरोगेटिव नहीं, है, बीच में। मेरा प्रेरोगेटिव है भाई सुरेंद्र राजपूत जी। मतलब यहां तक पहुंच जाएंगे कि पार्टी अगर तोड़ आपका देंगे। प्रोवोगेटिव है तो ठीक है, मैं आपको जवाब। अच्छा, जवाब 5 दीजिए। सेकंड में ही अगर आपको पार्टी टूटी क्या? सचिन पायलट दिल्ली तक आए, पार्टी टूटी क्या? अमरिंदर सिंह और कैप्टन क्या नाम सिद्धू दिल्ली तक आए, पार्टी टूटी क्या? छत्तीसगढ़ के लोग दिल्ली तक आए, पार्टी टूटी क्या? और जो विजय आप क्या नाम इसकी माधवराव सिंधिया जी के बेटे ज्योतिरादित्य की बात कर रहे हैं, तो हमें गद्दारों पर कोई बात नहीं करनी। जो लोग पार्टी छोड़ करके चले जाएं उस पर हमें बात। आप सचिन पायलट की बात करिए, बात करिए ना। सचिन मैं बात कर रहा हूं। गर्व है। अरे रह क्या गया था कैप्टन अमरिंदर अरे सिंह साहब, वो पर, रह हमें क्या गर्व गया है था, PS सिंह वो तो अभी भी कह रहे हैं। हार्दिक पटेल पर वही हमें तो गर्व है। राजस्थान में तो वो अभी भी कह रहे हैं, वो तो राजस्थान में कह रहे हैं। मतभेद होते हैं, अच्छा। मतभेद स्वाभाविक प्रक्रिया होती है लोकतंत्र में। और हम डिसिप्लिन अपनी क्या बात होता कह है? सकते हैं। सुरेंद्र राजपूत जी, नरेंद्र मोदी डिसिप्लिन के क्या होता है? अपनी बात कहने की हिम्मत नहीं कर सकता। सुरेंद्र और राजपूत आप जी, भी नहीं डिसिप्लिन क्या होता है? क्योंकि आप कह रहे हैं आज की डेट में मास्टर स्ट्रोक है। 4 मुख्यमंत्री बदलना मास्टर स्ट्रोक है। ओ भाई साहब, 4 मुख्यमंत्री बदलना मास्टर स्ट्रोक है। सुरेंद्र जी, डॉक्टर श्रद्धा राजपूत, सीआर पाटिल जिसके खिलाफ 107 मुकदमे हैं, उसको गुजरात प्रदेश डॉक्टर राइट सुरेंद्र राजपूत जी, राइट। अब आप चुप रहेंगे। भाई साहब से पूछिए, सुरेंद्र राजपूत भाई साहब से पूछिए कि बार बार कैप्टन साहब की पत्नी को बोलना पड़ता है कि नवजोत सिंह सिद्धू जो शब्दों का चयन हो ठीक से करे। ठीक है, छत्तीसगढ़ में क्या हालत है सचिन पायलट जी का? अरे वो दरोगा था, अरे पुलिस का दरोगा नहीं था। सीआर पाटिल पुलिस के दरोगा थे। पढ़ के आया करो डॉक्टर राजपूत, डॉक्टर राजपूत पढ़ के आया करो। पुलिस के दरोगा के रूप में 107 मुकदमे उसके ऊपर है और उनके ऊपर बाकायदा आरोप है कि रेमडेसिविर की कालाबाजारी किया उन्होंने। 25,000 रेमडेसिविर मिले उनके यहाँ। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, गुजरात समाचार और दैनिक भास्कर की रिपोर्ट कह रही है। या डिबेट में आने से पढ़ के आया कीजिए। सुरेंद्र राजपूत जी, उनके पास ड्रग लाइसेंस है क्या? रेमडेसिविर उनके पास रखे थे, ड्रग लाइसेंस है क्या? कितने कांग्रेस से राइट। जपन पाठक, मैं डिबेट को आगे निकालता हूं, जपन पाठक, एक नाम, मैं आपके पास आता हूं और आप वरिष्ठ पत्रकार हैं वहां पे। मैं जानना चाहता हूं कि जो विपक्ष इल्जाम लगा रहा, हालांकि उनका प्रेरोगेटिव है, वो वही तय करेंगे और वो तय कर सकते हैं। मैंने तो लाइन की कि एक डिसिप्लिन होता है और एक डिसिप्लिन से बाहर हो जाता है कोई, लेकिन इस समय बदलना
कहां तक सही है फैसला और बदलने के पीछे मंशा क्या है, क्योंकि लोग जानना चाहते हैं कि मंशा क्या रही होगी। और जहां तक बात हो रही, जिन नाम, जो सवाल मैं आपके पास भी रख रहा हूं, जो मैंने अपने दोनों सहयोगियों से पूछा, क्योंकि आप पत्रकार हैं तो मैं आपसे भी जानना चाहता हूं, किसके पास लगता है कि पासे के नंबर सबसे ज्यादा हैं? जपन पाठक जी। प्रतीक जी, बड़ा लंबा पटल वाला प्रश्न आपने पूछा है, तो मैं शुरू करूंगा कि पहले यहाँ पे CR पाटिल को एज ए पार्टी प्रेसिडेंट लाया गया। उसके बाद हाल ही में रत्नाकर जी को यहाँ पे आप जानते हैं कि भाजपा के संगठन में बहुत महत्व की वो पोस्ट होती है, जनरल सेक्रेटरी पार्टी के इन द ब्रैकेट ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑर्गेनाइजेशनल जनरल सेक्रेटरी के तौर पे रत्नाकर जी को लाया गया और अब यहाँ पे चीफ मिनिस्टर भी बदले जा रहे हैं। तो आप अगर ये पूरी सीरीज में देखें तो ये पूरी कवायद काफी समय से ऑलरेडी चल रही है, करीबन 1 साल से किश्तों में चल रही है। फाइनल स्टेप उसका तब जब CR पाटिल आए तब माना भी जाता था, तब कुछ लोग कहते थे कि एक बड़ा बदलाव का संकेत है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर के खासम खास आदमी CR पाटिल माने जाते हैं। तो वो जब पार्टी प्रेसिडेंट के तौर पे आते हैं, फिर प्राइम मिनिस्टर पे खासम खास आदमी जो और माने जाते हैं रत्नाकर जी, वो भी जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे आते हैं। तो चीफ मिनिस्टर के तौर पे भी कुछ बदलाव होगा, ये सुगबुगाहट थी। उसके बाद अगर आप जून का एक घटनाक्रम देखें तो यहाँ पे भूपेंद्र यादव जो गुजरात बीजेपी के इंचार्ज है, वो यहाँ पे आए, ठहरे 2-3 दिन और उन्होंने उसमें 1-to-1 कुछ मुलाकातें की, करीबन 2 दर्जन से ज्यादा मुलाकातें 1-to-1 की, डिटेल में की। जपन भाई, तब ये जपन भाई, बात आप अगर गूगल करेंगे, अखबारों ने भी यहाँ पे कवर की है। जपन भाई, तब ये बात चल रही थी कि 1 साल 1.5 साल अब इलेक्शन का बचा है, 1.5 साल तो गुजरात इलेक्शन का, तो अब यहाँ का लेखा जोखा हो रहा है कि अगर मैं जपन भाई इसी लाइन पे कि 1-1.5 साल बचा है, तो अब तो उससे कम बचा है समय, तो उसका लेखा जोखा जो एनालिसिस है, वो एनालिसिस पे ही मैं लौटूंगा। मैं चाहता हूं मैं आपके जरिए जानूं कि आखिर इसमें जो 4-5 नाम चल रहे हैं चर्चा, उनमें से कौन सा शक्त नाम है, उसके पीछे क्या समीकरण हो सकती है। लेकिन वक्त छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जपन भाई मैं आप ही से शुरू करना चाहूंगा। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद वो नाम कौन सा महत्वपूर्ण है जिस पे लगता है कि चीजें सही बैठ सकती हैं, चर्चा होगी उस पर भी। वक्त छोटे से ब्रेक का। नजर बनी हुई जो कि अहमदाबाद से आ रही है, और एक बात सबसे महत्वपूर्ण यह है कि जब खबर आती है तो एक तो खबर का सिरा होता है, दूसरी बात यह कि खबर का सबसे मजबूत और सबसे ताकतवर पहलू कौन सा है। खबर के लिए जनक दवे और ताकतवर पहलू बताने के लिए विक्रांत हमारे साथ लगातार मौजूद हैं, और हमारे साथ सुरेंद्र राजपूत जी लगातार बने हुए हैं, जपन पाठक वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं, डॉक्टर श्रद्धा राजपूत हमारे साथ बीजेपी का पक्ष रखने के लिए लगातार बनी हुई है। सबसे पहले रुक करेंगे जनक दवे। जनक दवे, आपकी खबर चल रही है लगातार, मैं देख रहा हूं 3 नाम बहुत मजबूती के साथ आपने बताए हैं, तो इन 3 नामों में जो अब 3 नाम तो आपने, हमने तो 5 बताए थे, आपने 3 बता दिए। अब इस 3 में जो अगर मैं करूं, जब पिछले बार मुख्यमंत्री बना जा रहा था तो जहां तक सवाल था नितिन पटेल जी का, तो वो थोड़ा सा नाराज थे, या लग रहा था कि वो मुख्यमंत्री बन सकते हैं, या थोड़ा सा मनाया जा रहा था और बड़ी चर्चा थी। तो बाकी लोगों के नाम ऊंचे हो गए, काफी बढ़ गए, जिसमें मनसुख मांडविया हैं, जो प्रफुल्ल पटेल हैं, CR पाटिल हैं, ये नाम आगे बढ़ गए, वो वहीं रहे। लेकिन सवाल ये है कि इनमें जो समीकरण सबसे बेहतर और लॉजिकल लग रही है, वो कहां किसके पक्ष में जाती हुई दिखती है। मनसुख मांडविया का नाम लें तो अभी उनका नाम केंद्रीय मंत्रिमंडल में है, तो वहां जब शामिल किया तो कद बड़ा किया उनका, या फिर उसको ट्रांसफर करना माफिक बैठेगा जातीय समीकरण के हिसाब से, गुजरात की पॉलिटिक्स के हिसाब से, पाटीदार की पॉलिटिक्स के हिसाब से, ये कहां बैठता है नाम? बिल्कुल, देखिए 2 नाम पे अगर आप मुझे जब कहते हैं कि 2 नाम मुझे कोई देने ही है, तो फिर मैं 2 नाम पर अपनी राय रखना चाहूँगा। एक मनसुख मांडविया, अगर उसको आपने केंद्रीय कैबिनेट में पहले एलिवेशन किया और उनको जब केंद्रीय स्तर का नेता बनाया, उसके बाद यहाँ पर आते हैं, तो देखिए ये 2 चीज़, जब आप किसी एक व्यक्ति की भूमिका चेंज करते हैं तो पूरा खाका बदलना पड़ता है, सिस्टम पूरी उस तरीके से। तो आपको फिर देखना होगा कि मनसुख मांडविया को लाते हैं तो राज्यसभा सीट खाली होती है, तो विजय रूपानी ने भी जगह खाली की है, तो उन्हें भी ग्रेसफुल एग्जिट मिलनी चाहिए। 5 साल खत्म किए हैं, उन्होंने कहने पर, आदेश पर उन्होंने तुरंत छोड़ दिया, तो उनको कहीं भेजा जाए तो रिप्लेसमेंट बिल्कुल आसान हो जाता है कि उनको राज्यसभा सीट से भेजा जाए। ये एक दूसरी बात है। दूसरा जो मुझे लॉजिक समझ में आता है, क्योंकि
उनके कि वो एक कार्याध्यक्ष नेता के तौर पर रहें, पीएम मोदी के करीबी के तौर पर रहें, जो उनको काम दिया गया 100% एफिशिएंसी। क्योंकि यहाँ पर पहली विजय रूपाणी सरकार में ये मैसेज गया कि एडमिनिस्ट्रेटिव कमांड इतना नहीं था, कोरोना में अधिकारियों का जो रुतबा था वो ज़्यादा था, पॉलिटिकली लोग पीछे चले गए। तो ये सारे मैसेज गए, तो ये मनसुख मांडविया वो शख्सियत है वो जो ये सारी कंट्रोल कर सकता है। दूसरा जो नाम मुझे जो दिमाग में आ रहा है, जो पॉलिटिकल इक्वेशन मुझे जो बैठ रहे हैं, वो हो सकता है प्रफुल्ल पटेल। प्रफुल्ल पटेल खुद कड़वा पटेल हैं, मनसुख मांडविया हैं वो लेहुआ पटेल हैं। पहली बार ऐसा हुआ है राजकीय राजनीतिक तौर पे ध्रुवीकरण यहाँ पे देखें तो कड़वा और लेहुआ दोनों साथ में चलना शुरू किए हैं, और इस बार दोनों मंदिर में इन्होंने आना जाना, जिनके नेता हैं ये भी, और आज भी जो एक राजनीतिक जो एक्टिविटी पाटीदारों की हुई इसमें पीएम भी रहे। तो प्रफुल्ल पटेल पीएम मोदी के करीबी कार्याध्यक्ष के तौर पर हमेशा रहे, एडमिनिस्ट्रेटिव कमांड रहा, पूर्व गृह मंत्री रह चुके हैं, और हमने देखा कि दीव दमन दादरा नगर हवेली का अभी ही उनका 29 अगस्त को ही उनका टर्म खत्म हुआ है। तो ऐसे में वो टर्म एक्सटेंड नहीं हुआ, तो वो भी एक ये दो तर्क हैं जिस तर्क पर बिल्कुल ये आपका तर्क हाँ, ये महत्वपूर्ण तर्क है। मैं जपन आ रहा हूं आपके पास, लेकिन विक्रांत के पास जाना चाहूंगा। विक्रांत साहब, दोनों नाम तो बताए इन्होंने, लेकिन ऐसे में एक सवाल ये भी है कि सीआर पाटिल साहब को, क्योंकि संगठन उनके पास है और संगठन बहुत महत्वपूर्ण है चुनाव में जाने से पहले, तो शायद छेड़ना ठीक ना हो, तो उनको वहीं रखा जाए। ये लॉजिक कहां तक तर्क संगत है, कितना वजनदार है, जहां तक पॉलिटिकल कॉरिडोर दिल्ली की बात करें वहां पर? देखिए प्रतीक, जिस समय सीआर पाटिल को भेजा गया था उसमें एक ही ये सोच थी कि किसी तरीके से जो संगठन है, क्योंकि किसी भी पार्टी की चाहे वो क्षेत्र में हो, राज्य में हो या फिर राष्ट्रीय स्तर पर, संगठन की एक बड़ी भूमिका रहती है, और संगठन ही वो ताकत होती है जिसके बूते पर सरकार मजबूती से आगे बढ़ते हुए दिखाई दे सकती है। तो संगठन के पद पर सीआर पाटिल को जो भेजा गया और उसके बाद रत्नाकर को भी संगठन महासचिव के रूप में भेजा गया, तो वहां पर मुझे लगता है कि पार्टी अभी छेड़छाड़ की कोशिश कम करेगी, क्योंकि वहां पर पार्टी का संगठन मजबूत करने के उद्देश्य से उनको लगाया गया है। तो संगठन की भूमिका चुनाव के समय भी मजबूत रहेगी, और अब करीब 1-1.25 साल रह गया है चुनाव में, और बीजेपी इतना बड़ा एक्सपेरिमेंट करे तो ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा कि किस तरीके से कि जिनको पार्टी ने संगठन का चेहरा बनाया अगर उनको सरकार का चेहरा बनाते हैं। हालांकि जिस तरीके के फैसले प्रधानमंत्री लेते हैं, उनका गृह राज्य चौंकाने वाले फैसले वो अनेक बार ले सकते हैं, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि ये केवल कयास है जिसके बूते पर हम राजनीतिक जो चर्चा है उसको आगे बढ़ा रहे हैं। जय जपन आप अपनी बात कंप्लीट करिए, जो 3 नाम हो रहे थे वो अपनी बात कंप्लीट करिए जो आपकी एनालिसिस थी, देन आई विल गो टू डॉक्टर श्रद्धा राजपूत एंड सुरेंद्र राजपूत। जी आप अपनी बात कंप्लीट करिए जपन जी। नहीं, मुख्यमंत्री के तौर पे कोई भी आए, लेकिन डॉक्यूमेंटेशन के तौर पे आज के दिन में ये तो रिकॉर्ड पे रहना चाहिए किसके नाम चल रहे हैं। तो जो भी लोग आज विजय भाई रूपाणी के साथ थे जब वो चीफ रेजिग्नेशन देने के लिए गए, नितिन भाई थे, प्रदीप सिंह जाडेजा थे, भूपेंद्र सिंह चुड़ासमा थे, मनसुख मांडविया भी आज थे वहां पे, और परसोत्तम रूपाला भी थे। तो इनके नाम चल रहे हैं। बाहर आप देखे तो प्रफुल्ल पटेल का नाम चल रहा है, गोवर्धन झड़फिया का नाम किसी ने चला दिया था शाम को। तो आज करीब करीब इतने नाम डिस्कशन में आ रहे हैं। लेकिन जैसे जनक ने बताया, मैं उनके साथ सहमत होता हूँ कि कुछ भी स्पष्ट नहीं है कि कौन चीफ मिनिस्टर बनेगा, लेकिन अगर अगले साल का इलेक्शंस आप देखें और उसको लीड करने के तौर पे अगर आपको हैवीवेट लीडर्स चाहिए, तो जनक ने जो बताया वो नाम उस दिशा में चल रहे हैं। राइट, तो प्रफुल्ल पटेल का नाम और मनसुख मांडविया 2 नाम ऐसे हैं जो लीड चले। हालांकि ये आकलन है, और जो खबर अभी उस वक्त आ रही है वो ये कि गृह मंत्री जो हैं, जो उनका जनपद भी है, जिला प्रदेश भी है, वो शाम को पहुंच रहे हैं, गुजरात पहुंच रहे हैं। बहस को आगे बढ़ाएंगे और जो खबरें आती रहेंगी उसके तरफ आपको ले जाते रहेंगे। जनक दवे हमारे साथ लगातार मौजूद बने। जनक, आज अमित शाह पहुंच रहे हैं शाम को, तो एक उनकी भी नजर रहेगी, और निश्चित तौर से प्रधानमंत्री और अमित शाह जो दोनों की नजर वहां पर रहेगी। जी जनक। जी जाहिर सी बात है प्रतीक, एक सिंबॉलिक मैसेज भी इसको इस जरिए देना चाहेंगे। अगर आप पिछली बार, आपको उसके लिए मैं फ्लैशबैक में ले जाना चाहूँगा, 2016 में इसी कमलम के भीतर जब मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान हुआ तब आनंदीबेन थी। आनंदीबेन के निकलने के बाद बाकी लोग जब बैठे थे, नितिन गडकरी आए थे पर्यवेक्षक के तौर पर, बाकी जो आरएसएस के नेता थे, संगठन महामंत्री थे, भिखूभाई दलसानिया थे, ये सब लोग बैठे थे, और अमित शाह आके उन्होंने जब नाम बताया कि इस नाम पर ऊपर से मोहर लगी है पार्लियामेंट्री बोर्ड में, तो उस नाम की घोषणा की। तो एक मैसेज ऐसा गया कि
पटेल को सीएम नहीं बनाया और जैन व्यक्ति को सीएम बनाया गया। तो आज भी यहाँ पर आने का, और कल जो विधायक दल की बैठक होगी और नाम जिसकी घोषणा होगी वहाँ भी अमित शाह अगर रहते हैं तो एक मैसेज जाएगा कि पार्टी का फैसला है, किसी एक व्यक्ति का फैसला नहीं। ये एक मैसेज, एक सिंबॉलिक मैसेज देने के लिए ही आया जा रहा है, ऐसे बीजेपी के विश्वस्त सूत्र हैं वो बता रहे हैं। तो गुजरात की राजनीति को भली भांति जानते हैं अमित शाह और पीएम मोदी। ऐसे में कोई चूक न रह जाए, क्योंकि जब यहाँ से किसी व्यक्ति को आप जिम्मेवारी और देते हैं तो ऐसे बड़ी जिम्मेवारी के तौर पे बड़ी शख्सियत यहाँ पे रहती है, तो जो बाकी चीजें हैं वो बहुत स्मूथली काम हो जाएगी। बिल्कुल, मैंने इसीलिए वो इशारा किया था, वो पिछले 5 साल पूर्व वाला इशारा इसीलिए आपको किया था, क्योंकि वो घटना मुझे बिल्कुल अच्छी तरह से याद है। सुरेंद्र राजपूत जी, मैं फिर आपकी तरफ आता हूं, और आपने तमाम सारी बातें कही, लेकिन लोग कहते हैं कि बीजेपी में जो चीजें स्मूथली हो जाती हैं, कांग्रेस में वो चीजें, जैसे कहते हैं कि अगर आम जन की भाषा में बात करें, जो कि हमारा प्रोग्राम भैया जी कहीं है, तो उसमें कि रायता फैल जाता है। तो वो फैल क्यों जाता है और बड़ी स्मूथली बीजेपी में काम हो जाता है, ये क्यों? सुरेंद्र राजपूत जी। प्रतीक भाई, जो जिंदा लोग होते हैं वो आपस में लड़ते हैं, जो जिंदा लोग होते हैं उनमें मतभेद होते हैं, बहस होती है, तार्किक बातें होती हैं। जहां पर लोग एक रिमोट कंट्रोल से चलते हैं और बाकी सब लोग पपेट्स होते हैं, तो उनके यहां पर ऐसी कोई मतभेद नहीं होते हैं। वहां सारी चीजें सो कॉल्ड स्मूथ रूप से चलती हैं। आज आप गुजरात में विजय रूपानी जी, मनसुख भाई, पता नहीं कौन कौन सी जो भी आप बात, हो सकता है डॉक्टर श्रद्धा राजपूत को भी बना दे मुख्यमंत्री, हमें तो खुशी होगी कि हमने बहस की इनके साथ, ये मुख्यमंत्री बन गई। सुनिए ना, अब एक चीज सुन तो लीजिए सर, आप मतलब बीच में, अरे रुकिए श्रद्धा जी, 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 मैं ये कह रहा हूं, श्रद्धा जी, लेट हिम स्पीक। सॉरी, आई एम सॉरी जी जी। जो बात मैं कह रहा हूं, तो पपेट आप किसी को भी बना दीजिए, जब रिमोट कंट्रोल मास्टर के हाथ में है, एचएमवी है बाकी सब लोग, हिज मास्टर्स वॉइस। आपने कलकत्ता के तवे देखे थे ना, वो एचएमवी है, ये सब लोग रिमोट से चलते हैं। तो नरेंद्र भाई मोदी जी का पीएमओ जब चला रहा है, उनके अधिकारी चला रहे हैं, उनके अमित शाह साहब चला रहे हैं, तो इसके बाद कोई मुख्यमंत्री बने, कोई गृह मंत्री बने, भाई हमारी तो जिम्मेवारी जनता के लिए है। हम तो जनता के लिए पूछेंगे कि गुजरात में हजारों की संख्या में लोग मरे क्यों, हम तो पूछेंगे कि रेमडेसिविर की कालाबाजारी क्यों हुई, हम तो पूछेंगे कि ऑक्सीजन की कमी से श्रद्धा जी, श्रद्धा जी, श्रद्धा जी, गुजरात में कोरोना में जो डेथ्स हुई हैं, उसके ऊपर आप झूठ क्यों बोल रहे हैं, श्वेत पत्र क्यों नहीं लाते? डॉक्टर श्रद्धा राजपूत, नाउ यू प्लीज रिस्पॉन्ड, नाउ यू प्लीज रिस्पॉन्ड। अब आप बोलिए। देखिए भाई साहब, हाँ, भारतीय जनता पार्टी के पास नेता, कार्यकर्ता, नेतृत्व और सरकार किस तरह से चला रही है, संगठन किस तरह से चला रही है, आपके पास ना नेता है ना कार्यकर्ता है, आपके पास कठपुतली है। आपके पास कोई नेता नहीं, कोई कार्यकर्ता नहीं, सिर्फ कठपुतली है आपके पास। रिमोट कंट्रोल से चलते हैं, एचएमवी है, हिज मास्टर्स वॉइस और हर मास्टर्स वॉइस, वो बिल्कुल अपने मालिक के हुक्म का पालन करते हैं। आपके पास परिवार है नहीं, नागपुर से चलते हैं, कभी दिल्ली से चलते हैं आप लोग, कभी कोई बन जाता है। आप बताओ, विजय रूपानी, सुरेंद्र राजपूत जी, सुरेंद्र राजपूत जी, सुरेंद्र राजपूत जी, बोलने दीजिए। सुरेंद्र राजपूत जी, प्लीज प्लीज, सुरेंद्र राजपूत जी, सुरेंद्र राजपूत जी, सुरेंद्र राजपूत जी, प्लीज, 117 जीते, सुरेंद्र राजपूत जी, 115 जीते, सुरेंद्र राजपूत जी, 99 जीते, सुरेंद्र राजपूत जी, सुरेंद्र राजपूत जी, सुरेंद्र राजपूत जी, प्लीज। संवेदनहीनता की पराकाष्ठा करते हैं। बोलिए राजपूत साहब, आप पहले मेरी बात सुनिए। आपके यहाँ पे जो माँ, बेटे, बेटी, जीजा, चोर, सबकी जो पार्टी है ना, वो भारतीय जनता पार्टी नहीं है। और शब्दों का चयन बहुत अच्छे से कीजिए, जो कि मेरे पार्टी के संस्कार है, उसके बारे में पार्टी नहीं है, ये हिटलर शाही की एक जमात है। बिल्कुल सही कहा, आपकी पार्टी नहीं है, आपकी तो हिटलर शाही की जमात है। हम लोग परिवार के लोग हैं, परिवारवाद करेंगे। आपको दिक्कत क्या है हमारे परिवार से? जिसके पास परिवार होगा वो परिवारवाद करेगा, ठीक है ना? हमारे यहाँ पर तो पूरी तरीके से लोकतांत्रिक व्यवस्था है, हम लड़ेंगे भी, हम झगड़ेंगे भी। जी, मैं रोक रहा हूं, दोनों को रोक रहा हूं, मैं दोनों को बहुत सम्मान के साथ दोनों को रोक रहा हूं, बहुत सम्मान के साथ दोनों को रोक रहा हूं। जपन जी,
जपन जी, जी। जिस तरह से रूपाला जी ने अपना जिस तरह से मुख्यमंत्री ने अपना इस्तीफा दिया और वो खुद पढ़कर सुनाया, और उसमें उन्होंने ये नया उत्साह, नए ऊर्जा की बात कही, और उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि नया ऊर्जा और नए उत्साह के साथ नया पहल हो। एक ग्रेसफुल तरीके से उन्होंने एग्जिट किया, वो भी एक बहुत महत्वपूर्ण और बहुत अच्छी चीज है जो देखने को मिली। जपन जी, आवाज आ रही है आपको? जपन जी, आवाज आ रही है आपको? जपन जी, आवाज जी। खैर, मैं जनक मैं आपके पास आना चाहता हूं। जनक दवे, जिस तरह से विजय रूपाणी जी ने इस्तीफा दिया, खुद पढ़ा, और बहुत ग्रेसफुल, लोगों ने कहा कि बड़ा ग्रेसफुली उन्होंने एग्जिट किया, अपने साथ आए, और उन्होंने 2 शब्दों का, नए उत्साह, नए ऊर्जा, और खुद पहल करते हैं और कहते हैं कि वो खुद आए, सामने आए, कोई नया चेहरा है। उन्हें लगता है कि अगर कोई नया चेहरा आएगा तो वो जो चुनाव है जिसमें जरूरत है, जो लास्ट मोमेंट में पिछली बार जो दिक्कतें थी, शायद ना भी वो दिक्कतों की जिक्र करें, लेकिन जो नए चैलेंजेस हैं उनको फेस कर सकता है और अच्छी तरह से फेस करता है। कम से कम अगर उनका केंद्रीय लीडरशिप समझती है तो उसको उन्हें फॉलो करना चाहिए। तो बड़ा ग्रेसफुल तरीके से उन्होंने दिया और दिखा भी। जनक, बिल्कुल प्रतीक, देखिए ये चीज़ें आनंदीबेन की सरकार थी तब भी हुआ था। आनंदीबेन की एग्जिट भी बेहद ग्रेसफुल तरीके से हुई थी। उनको जब कहा गया फौरन उन्होंने जगह खाली कर दी। उसके बाद विजय रूपाणी को जब कहा गया तो पल भर का नहीं सोचा। इससे पहले भी, जब मैं आपको बताऊं, जब ये खबरें चलती थी पिछले 1.5-2 महीने से, जून महीने से, जैसे जपन भाई ने बात कही थी, हम सब जानते थे कि डेवलपमेंट हो रहा है, लेकिन कॉल सबको पता था कि संगठन को ऊपर से लेना है और उसके बाद यहाँ पर उसका फैसला इम्प्लीमेंटेशन होगा। तो विजय भाई उसी तरीके से तैयार थे कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं मुख्यमंत्री के तौर पर बैठूंगा। आप उस व्यक्ति के पॉलिटिकल ग्राफ को अगर देख लीजिए, पहली बार उनको विधायक की टिकट मिलती है, उनको जीतते हैं, उसके बाद जीत के बाद उनको अध्यक्ष बनाया जाता है, अध्यक्ष के बाद उसको कैबिनेट मिनिस्टर बनते हैं और कैबिनेट मिनिस्टर के बाद सीधे मुख्यमंत्री बन जाते हैं। तो उन्होंने इतना कभी सोचा नहीं था और वो तैयार थे। 5 साल जैसे खत्म हुए, उनको भी पता था कि उनको कभी भी जाने को कहा जा सकता है, क्योंकि शिकायतों का अंबार और संगठन और सरकार के बीच में टकराव जो चल रहा था, प्रतीक, वो सबसे बड़ी वजह बनी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसको ब्रेक के बाद जरूर डिस्कस करेंगे। विक्रांत हमारे साथ मौजूद है, और विक्रांत, ये कहा जाता है अनएक्सपेक्टेड, जैसा आप बार बार कहते हैं, प्रधानमंत्री कोई ऐसा फैसला, कोई ऐसा नाम लाते हैं और वो पता नहीं होता है, तो इसको ताकत भी कह सकते हैं, सुरेंद्र राजपूत जी कह सकते हैं, कुछ और भी उसको नाम एनालिसिस में दे सकते हैं, लेकिन ये ताकत भी है। पार्टी कहती है कि हम वो ताकत के तौर पर उसको खड़ा कर सकते हैं और हमारे पीछे सारे लोग खड़े हो जाएंगे, उस संगठन उसके पीछे। ऑफ कोर्स सुरेंद्र राजपूत जी, आपकी अपनी एनालिसिस हो सकती है, लेकिन इसको दोनों तरह से कहा जा सकता है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद विक्रांत जरूर आपके पास इसी चर्चा के लिए लौटेंगे। एक बार फिर हम बड़ी खबर की तरफ रुख करते हैं अहमदाबाद से, जो कि विजय रूपाणी जो मुख्यमंत्री, उनके इस्तीफे के बाद चर्चा गर्म, और इस बात को लेकर कि कौन से नाम हैं जिस पर मुख्यमंत्री को लेकर, जिसके पासे में सबसे ज्यादा नंबर है और वो मुख्यमंत्री बन सकता है। ब्रेक पे जाने से पहले मैंने अपने सहयोगी विक्रांत यादव के पास एक सवाल रखा था कि सहजता से बदल देना अपने मुख्यमंत्री को, अपने नेता को, ये ताकत भी हो सकती है। हालांकि विपक्ष इसको कुछ भी कह सकता है, लेकिन एक ताकत भी है कि हम बदल देते हैं, और अनएक्सपेक्टेड नाम लाके खड़ा करना और उसको आगे ले जाना, ये भी एक बड़ी खूबी के तौर पे भी देखा जा सकता है इसे। विक्रांत यादव, ये जो बात है, जिसको लगातार कहा जा रहा है कि यहाँ भी कुछ नाम ऐसा हो सकता है, या ये सिर्फ जिस नामों की चर्चा हम लोगों ने करी है उन्हीं में से कोई एक नाम निकल के आएगा? विक्रांत, देखिए, मुझे लगता है प्रतीक कि हमें थोड़ा इंतजार करना होगा, और प्रधानमंत्री की जो कार्यशैली रही है, उनके गृह राज्य का मामला है, तो कुछ चौंकाने वाला मामला भी हो सकता है। लेकिन एक जो बड़ी बात आप जो जिस पर चर्चा कर रहे थे कि कांग्रेस में शोर मच जाता है और बीजेपी में शोर नहीं मचता, तो प्रतीक कहीं ना कहीं जो केंद्रीय नेतृत्व है वो कितना मजबूत है, उसी पर ये सब परिलक्षित होता है। सुरेंद्र भाई मुझसे थोड़ा असहमत होंगे, लेकिन याद कीजिए, इंदिरा गांधी रातों रात अपने मुख्यमंत्रियों को बदलती थी, कोई चू की आवाज नहीं आती थी, लेकिन अभी
किस तरीके से, चाहे आप राजस्थान का मामला देखिए, छत्तीसगढ़ का देखिए या फिर पंजाब का देखिए, जो मुख्यमंत्री हैं उनके सामने प्रदेश अध्यक्ष खड़े हुए, उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, सोचा था झगड़ा सुलटेगा लेकिन बयान आते हैं। तो ये सब चीजें, अगर आपका जो सेंट्रल लीडरशिप है वो कितनी मजबूत है, उसी पे सब डिपेंड करता है। और आज की तारीख में इस बात में कोई शक नहीं है कि बीजेपी की जो सेंट्रल लीडरशिप है उसका पूरा होल्ड है अपनी स्टेट यूनिट्स पर भी, और जिस तरह की मजबूत ताकत, क्योंकि पीएम नरेंद्र मोदी आज भी बीजेपी के सबसे बड़े चेहरे हैं, पार्टी की राज्य यूनिट हो या फिर स्टेट यूनिट, सभी को यह मालूम है कि प्रधानमंत्री उनके सबसे बड़े स्टार कैंपेनर हैं, उन्हीं के नाम पर आगे बढ़ रहे हैं। तो ये एक बड़ा कारण होता है। हालांकि अब कई नाम चल रहे हैं कि किसे मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, और ये जो सेंट्रल लीडरशिप की मजबूती होती है, यही कारण है कि हम चर्चा तब कर रहे हैं जब मुख्यमंत्री हट गया, उन्हें हटा दिया गया और दूसरा मुख्यमंत्री आने वाला है। उससे पहले तक कोई बहुत ज्यादा झगड़े या लड़ाई की चीजें भी सामने नहीं आ पा रही थी। राइट, जनक ने कुछ उल्लेख किए कार्यशैली पे, कुछ कमियों की तरफ, कुछ ब्यूरोक्रेसी की तरफ जिक्र जरूर किया, लेकिन हाँ, जिस सहजता से उन्होंने इस काम को किया और जिसका सवाल मैंने पहले रखा था, जिसकी तरफ विक्रांत ने कहा, तो लीडरशिप की बात है तो सुरेंद्र राजपूत जी, ना कि आपका जो शब्द इस्तेमाल किया था पपेट, वो लीडरशिप की बात है। ये कि अगर लीडरशिप मजबूत है तो पकड़ है, और अगर वो कमजोर है तो फिर कुछ भी हो सकता है। जी सुरेंद्र राजपूत। प्रतीक भाई, आप तो एक तमाम विख्यात लोगों के परिवार से, एक शेर आपने भी सुना होगा, हम तो कहते ही हैं, कहते हैं ना कि समंदर ये तेरी खामोशी कुछ और कहती है, मगर साहिल पे टूटी कश्तियां कुछ और कहती हैं। और मेरी आंखों ने देखे इस शहर के कई मंजर, मगर अखबार की सुर्खियां कुछ और कहती हैं। सीआर पाटिल साहब की और विजय रूपानी जी की लड़ाई जग जाहिर है, आपने तो गुजरात में रिपोर्टिंग की है, आप बोल नहीं सकते हैं, या आपके लोग नहीं बोल सकते, हम उनकी चुप रहने का सम्मान करते हैं, सम्मान करते हैं जी, ठीक है ना। मैं आपको बताऊं कि जिस समय श्रीमती इंदिरा गांधी जी के समय पे बदले जाते थे, उस समय लोगों को कहने की स्वतंत्रता थी। क्या क्या अखबारों ने लिखा है, प्रभाष जोशी को पढ़ लीजिए, किसी को भी पढ़ लीजिए, हमने रोका नहीं था उस वक्त। आज जो है, आज क्या ना, फेल्योरिटी को, एक स्टेट के चीफ मिनिस्टर की फेल्योरिटी को बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक कहना एक मजबूरी सी फंस गई है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। आप इस चीज को देखिए, मैं तो चमत्कृत हूं आज के डेट में, मजबूत लीडरशिप है। मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर नेता है, नेतृत्व है, सरकार जी, ठीक है जी सुरेंद्र जी, सबको पॉकेट बना लिया, पूरी भाजपा सबसे बड़ी और बेहतर पार्टी है, पुतली की तरीके से काम कर रही है। जी सुरेंद्र जी, कोई वॉइस नहीं, कोई लेना नहीं, जिनके राज्य अध्यक्ष जो मालिक ने कहा वो गुजरात के अंदर अध्यक्ष ने रेजिग्नेशन दिया है, एक्सेप्ट हुआ है नहीं हुआ है, ये कुछ पता नहीं है, उन्हें हम पे कमेंट करने की कोई जरूरत नहीं है। 2022 के अंदर गुजरात की जनता जनार्दन फिर से यहाँ से भारतीय जनता पक्ष को अपने आशीर्वाद देगी, और आने वाले 5 साल भी यहाँ पे भारतीय जनता पक्ष की सरकार ही बनेगी गुजरात में। सुरेंद्र राजपूत जी, आप अभी कह रहे थे ना कि जो फेल्योर है, हालांकि उसका तरफ इशारा किया था, जनक ने बिल्कुल इशारा किया, और जनक ने खुलकर भी बोला, और ये कहा भी जा रहा है कि कोरोना के समय में बहुत सारी चीजें अहमदाबाद में और गुजरात में चीजें थी, शायद उसको बेटर करने के लिए ये बात हो, लेकिन आप महाराष्ट्र का और केरल का उदाहरण नहीं देते हैं। वहां पे कौन सी स्थितियां बहुत बेहतर है, क्या स्थितियां, लेकिन चीजों को देखना चाहिए। इकलौता राज्य है गुजरात जहां हाई कोर्ट ने को, गुजरात के जो देश का सबसे शांत और लॉ अबाइडिंग राज्य है, उसके बारे में भी कुछ भी कहते हैं उनके नेता। तो अब इसमें कांग्रेस को पब्लिक के साथ कोई लेना देना नहीं है, और ये पब्लिक ने भी अभी जो फरवरी में चुनाव हुए थे उसके अंदर कांग्रेस को बहुत बुरी तरह से नकार दिया है। इसलिए मैं समझता हूं कि गुजरात की राजनीति में इस विषय के ऊपर टिप्पणी करने का कांग्रेस को कोई अधिकार ही नहीं है। कमल भाई, क्या पाटीदार समुदाय से अगला मुख्यमंत्री होगा गुजरात का? देखिए, हमारे वहाँ समुदाय की बात नहीं होती है, कार्यकर्ता होते हैं, सब कार्यकर्ता होते हैं भारतीय जनता पार्टी में, और मैं आपको विश्वास से कह सकता हूँ कि नया मुख्यमंत्री जो गुजरात का होगा वो भाजपा का एक
कसा हुआ कार्यकर्ता होगा। हमें कब तक पता चल जाएगा कि गुजरात का नया मुख्यमंत्री कौन होने वाला है? अब ये हमारे पास पूरा जब तक मीटिंग के समय की सूचना नहीं आएगी सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड से तब तक नहीं बता सकेंगे। हमें विश्वास है कि कल या परसों में ये बात हो जाएगी। जमल भाई, ये बैठक कहाँ होगी, कितने बजे होगी? केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड की केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड दिल्ली में मीटिंग होगी और वो रात को भी बैठ सकते हैं, कल सुबह भी बैठ सकते हैं। तो जैसे ही वो मीटिंग होगी, क्योंकि वो वहाँ पर सब लोगों की उपस्थिति भी जरूरी है, तो वो जब हो जाएगी तो मीटिंग होगी, मीटिंग के बाद हमें बता दिया जाएगा। तो ऐसा मान ले कि नया नाम दिल्ली से डिक्लेयर होगा, ऐसा मान ले दिल्ली से होगा? नया नाम दिल्ली से ही नहीं, नया निरीक्षकों के नाम दिल्ली से डिक्लेयर होंगे। यहाँ के जो अगले मुख्यमंत्री का जो चुनाव होगा वो यहाँ के विधायक करेंगे। नहीं, कल नक्की नहीं है, जैसे हमें सूचना मिलेगी आपको बता देंगे। कल हो सकती है, परसों भी हो सकती है। विमल व्यास जी थे और उन्होंने कहा कि एक कसा हुआ कार्यकर्ता ही अगला मुख्यमंत्री होगा और वो जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया के बाद पार्लियामेंट्री बोर्ड के बाद जो कि पर्यवेक्षक चुनेगा, उसके बाद फिर यहाँ पे विधायक दल की बैठक होगी जिसके तहत नाम की चर्चा होगी। नामों की चर्चा लगातार राजनीतिक गलियारों में बनी हुई है। हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। जनक अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी देख रहे थे और व्यास जी की और तमाम सारी बातें हैं, लेकिन सबसे ज्यादा यह है कि कल से परसों ये 2 दिन का स्पेकुलेशन, कल भी हो सकता है, परसों भी हो सकता है। आपकी खबर क्या कहती है? बिल्कुल, देखिए सभी डिपेंड है कि पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक कैसे होती है। हालांकि अब ज़रूरी नहीं है, क्योंकि वर्चुअल भी पार्लियामेंट की बैठक हो जाती है, वीडियो कॉल भी कर लेते हैं 4 या 5 लोग जो विधायक दल जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्लियामेंट्री बोर्ड में है। तो वो भी, चूंकि अमित शाह आज रात को यहाँ पर अहमदाबाद में है, तो हो सकता है कि कल पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक हो और उसके बाद, क्योंकि सभी विधायक, मेरी जितने 7 से 8 विधायकों से मेरी निजी तौर पर बात हुई, वो सारे गांधीनगर आने के लिए, अहमदाबाद आने के लिए निकल चुके हैं। तो बहुत शॉर्ट नोटिस में भी कल अगर पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक हो जाए तो विधायक दल की बैठक कल या फिर सोमवार को कभी भी बैठक ये हो सकती है। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का, बहुत बहुत शुक्रिया। देश को जवाब दो में आज अभी सिर्फ इतना, कल फिर होगी मुलाकात, बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच।